जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन हो गए और आपकी पढ़ाई भी बहुत धुआंधार चलती होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो एग्जामिनर का गोद लिया हुआ टॉपिक है भाई। यहां से प्रश्न आना तय होता है। मौलिक अधिकार, कौन सा एग्जाम इसमें नहीं आता है बताना जरा। हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार आता है और मौलिक अधिकार का एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ कराने वाला हूं और इतना डिटेल से शायद किसी ने पढ़ाया होगा सच में, क्योंकि प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का कंटेंट मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, इसके बाहर कुछ नहीं। अगर देखकर ही चले जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा। सारे आर्टिकल जो बेसिक इस तरह सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, ट्रिक वगैरह सबका इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम इतना धुआंधार क्लास होने वाला है ना, हम एक ही क्लास में आर्टिकल 12 से 35 को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में डिटेल से। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 में विधि के समानता बात खत्म हो गया, 15 में किसी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसे नहीं। बहुत विस्तार से प्रश्न जैसे भी आया, एग्जामिनर जैसे भी प्रश्न सेट करेगा ना, हम कर पाएंगे। एक एक प्रश्न को धुआं बना दोगे आप। इस प्रकार का कंटेंट में लेके आया हूं। मजा ना आ जाए ना तो बता देना कमेंट करके। लाइक करने का कोई जरूरत नहीं है, कमेंट आप खुद करोगे, लाइक खुद करोगे और नए होगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाओगे। दम होना चाहिए कंटेंट में तो आप खुद करके जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। जो ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से प्रश्न हमारा आया नहीं मौलिक अधिकार से, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। और बीच में कोई बातें नहीं होंगी, केवल कंटेंट पर बात होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट क्यों है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर ये मौलिक अधिकार ना हो ना भाई, तो ना तो आप अच्छे से घूम सकते हो, ना ही कहीं घर बना के रह सकते हो। जो स्वतंत्रताएं हैं हमें, चाहे एटीट्यूड के साथ जीने की स्वतंत्रता, आप निचली कास्ट के हो, आप कहीं भी जा सकते हो, मंदिर मस्जिद कहीं भी जा सकते हो, ये सारी स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकार ही तो देता है। अगर मौलिक अधिकार ना होते तो कोई भी पुलिस वाला पकड़ता और जेल में डाल देता और आपको मार देता। लेकिन ये मौलिक अधिकार हमको बचाता रहता है बार बार। तो कैसे बचाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे बच्चों का शोषण होगा तो ये कैसे हमको बचाएगा, कैसे धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हमको, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम झंडा गाड़ सकते हैं। ये सारी बातें आज करने वाले हैं। और बात करें मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हम देखने वाले हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए भाई। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में पहला देश वह कौन सा है जहां पर मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो ब्रिटेन है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में को मौलिक अधिकार प्रदान हुए थे महाराजा जॉन के द्वारा। और जो भाग 3 है ना, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि वह कानून जो लोगों के हित के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसे मैग्ना कार्टा ही कहते हैं। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। कितने प्रश्न आया ये। अगर मैं ये बात कहूं कि इसका उद्देश्य क्या है, जो मौलिक अधिकार इनका उद्देश्य क्या है भाई, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला जो बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। हमारा जो जीवन है ना, एटीट्यूड के साथ हम जीवन जीते हैं ना, जहां चाहे वहां चले जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है भाई। तो वही है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा है सरकार की शक्तियों का परिसीमित करना। जो सरकार की पावर है ना, उनकी जो पावर है वो सीमित करता है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नहीं है ना, सीमित पावर है इसका मतलब। तीसरा है समानता सुनिश्चित कराता है। आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कहीं भी जन्म स्थान पर आपका जन्म हुआ है तो आपके पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है समानता को सुनिश्चित कराता है भैया। अभिव्यक्ति और रिवाजों को मनाने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्त अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने त्योहार को धुआंधार तरीके से मना सकते हो। अभी होली आने वाला है, कई सारे त्योहार आने वाले, कोई से भी धर्म के त्योहार हो, एटीट्यूड के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता और एटीट्यूड के साथ अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता देता है ये मौलिक अधिकार। पांचवा है विधि अनुसार सरकार का गठन। कानून के अनुसार ही सरकार का गठन होता है। ऐसा नहीं कि वंशानुगत नहीं है हमारे यहाँ कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये संविधान के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग ही सरकार बनती है। जैसे चुनाव होते हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कानून बनते हैं, है ना, ये चीजें।
तो ये 5 मैंने यहां पर उद्देश्य लिखे, अगर एग्जाम में कभी प्रश्न आया तो 5 में से एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि फ्रांस को मौलिक अधिकार कब मिले हैं, फ्रांस कैपिटल पेरिस है ना, फैशन नगरी कहते हैं भैया, 1789 ईस्वी में फ्रांस को मौलिक अधिकार मिल गए थे। और बात करें कि अमेरिका को कब मिल गए थे, 1791 में अमेरिका को मौलिक अधिकार दे दिए गए। तो कभी कभी ये डेट पूछ ली जाती है हमारे एग्जाम में कि फ्रांस को मौलिक अधिकार कब दिए गए, अमेरिका को कब दिए गए, ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। ये भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, ये भी प्रश्न बना हुआ है, ये सारे प्रश्न बने हुए मेरे भाई। अगर हम बात करें भारत में मौलिक अधिकारों क्या कैसे स्टार्ट हुआ, मौलिक अधिकारों की मांग भारत में किसने स्टार्ट किया, कौन पहला व्यक्ति है, कौन अंतिम व्यक्ति है, ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए। अगर ये पूछा जाए भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पहली बार हुआ था 1895 ईस्वी में। कब, 1895 ईस्वी में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई, ये इन्होंने बात किया था, स्वदेशी विधेयक इन्होंने पेश किया था, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि पहली बार लिखित मांग कब की गई, लिख के कि हमको इतने मौलिक अधिकार चाहिए, इतनी अनुसूचियां चाहिए, इतने आर्टिकल चाहिए, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 ईस्वी में आई थी। इसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, लिखित रूप से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इतना समझ में आ गया। अगर ये कभी आया कि कौन सा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था मेरे भाई जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो आप कहेंगे कराची अधिवेशन। क्या कहेंगे, कराची अधिवेशन था, 1931 में हुआ था भैया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे इसके अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई कराची अधिवेशन में। ये कांग्रेस का था 1931 ईस्वी में। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। अगर ये पूछा जाएगा उसके बाद कब मांग की गई मौलिक अधिकारों की, तो आप कहोगे सर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। 30 में पहला हुआ, दूसरे में ये हुआ, यानी दूसरा हुआ 1931 में। आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 3 में से एक गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला था ना, इसी में गांधी जी गए थे, कहां पर, लंदन में। ठीक है, तो इसी में गांधी जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन वहां पर ही सक्सेसफुल नहीं रहा था। अगर मैं बात करूं जब संविधान लागू हुआ था हमारा पूर्ण रूप से, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था। तो कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहेंगे उस समय थे 7। लेकिन अभी कितने हैं, तो आप कहोगे अभी हैं 6। अभी कितने हैं, तो आप कहोगे अभी हैं 6। तो 6 अभी मौलिक अधिकार हैं, जब संविधान लागू हुआ था तो 7 थे। कौन से 7 थे, कौन से 6 थे, और उनको भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा वो है समानता का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक हम देखेंगे समानता की किस किस चीजों में हमें को समानता दी जाती है, नौकरी में या छुआछूत में या उपाधियों में, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद दूसरा है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता देता है हमको घूमने का, कई सारी स्वतंत्रताएं देता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तीसरा है शोषण, इसमें बच्चों का शोषण ना हो, मानवों का शोषण ना हो, व्यक्तियों का शोषण ना हो, इसमें देखेंगे। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म के अंतर्गत चाहे आप कोई भी धर्म को मानते हो, कोई भी मनाते हो, प्रचार करते हो, वो सारी बातें यहां पर करेंगे। पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये 5वां मौलिक अधिकार है। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये उपचार करने वाला है भैया, ये क्या करेगा, हमारा उपचार करेगा। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये उपचार का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। कैसे करेगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32। अब आपसे ये मैं बात कहूं कि 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था भैया, तो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का। कौन सा था, जो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था, जिसको खत्म कर दिया गया है। कब कर दिया गया, तो आप कहोगे 44वां संविधान संशोधन हुआ था भैया 1978 ईस्वी में, और इसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, खत्म कर दिया। तो अभी क्या है, तो अभी कह सकते हैं विधि अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है भैया।
मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, या हम ये कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। संवैधानिक अधिकार है भैया, ये क्यों संविधान में लिखा हुआ है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या हम कानूनी अधिकार भी इसको कह सकते हैं मेरे भाई। और अगर पूछा जाएगा वर्तमान में किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है मेरे भाई, तो याद रखेंगे 300 का में इसका उल्लेख है, याद रखेंगे। और भाग कौन सा है संविधान का जिसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, तो याद रखेंगे भाग है 12। क्या है, भाग 12 में इसको रखा गया है, ये भी हम याद रखेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें आर्टिकल 12 और 13 तो लिखा नहीं है, और आर्टिकल 33, 34 और आर्टिकल 35 भी नहीं लिखे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। क्यों नहीं लिखे, इनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 12 से 35 आर्टिकल करने वाले, इतनी शानदार तरीके से, मजा ना आ जाए ना तो बता देना। और क्या, तो आर्टिकल 12 को सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब है, राज्य का मतलब यहां राज्य से नहीं, देश से है। केंद्र सरकार और संसद के गतिविधियां सारी कुछ इसमें है। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी क्षेत्र के भीतर सरकारी निकाय वगैरह सब कुछ इसमें समाहित है। ये आर्टिकल कभी नहीं पूछा गया, बहुत रेयर केस में कभी पूछा जाता है। एक आर्टिकल 12 है और एक आर्टिकल 36 है, दोनों में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो केवल 12 में करना है राज्य की परिभाषा, 12 राज्य की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है मेरे भाई, ये प्रश्न कई बार आते हैं, इनको मैं समझाऊंगा ये कैसे आते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। नहीं समझ में आया ये क्या कह रहा है, अब मैं समझाता हूं। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार कम या शून्य हो जाएं। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो ऐसा कानून बिल्कुल नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों को कम या खत्म कर दे। ये आर्टिकल 13 कहलाता है। उसके बाद आर्टिकल 13 के बाद चर्चा हुई थी कि अब मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं होगा। भाई मौलिक अधिकार में अगर संशोधन होगा या नहीं होगा, तो यहां पर कई लोगों ने अपने अपने केस आए थे, कई लोगों के, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बातें कही थी। जैसे मैंने हेडिंग भी डलाया है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है, कैसे पता करें। तो लिखा है, सबसे पहला जो केस आया था, बाद भी कह सकते हैं, शंकरी प्रसाद केस। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न आएगा कि शंकरी प्रसाद केस कब आया, सज्जन सिंह केस कब आया, गोलकनाथ केस कब आया, केशवानंद बनाम भारत संघ केस कब आया। कभी कभी तो इनकी डेट पूछ लेगा। अगर डेट नहीं पूछेगा तो एक प्रकार और है प्रश्न पूछने का, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो शंकरी प्रसाद केस ने कहा था कि बिल्कुल 1951 में आया था, बोले बिल्कुल आप संशोधन कर सकते हो। इन्होंने कहा यस कर सकते हो, डन कर दिया। सज्जन सिंह केस आया 1965 ईस्वी में, इन्होंने भी कहा डन कर सकते हो। तो किसने मना कर दिया, ये प्रश्न बहुत आता है। गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में आता है और इन्होंने कहा था आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करोगे, अगर उसमें संशोधन आप करने लगे पता नहीं क्या क्या संशोधन कर दोगे। इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद इनका खंडन करते हुए केशवानंद बनाम भारत संघ केरल के थे, ये आया था 1973 ईस्वी में, यही आज भी मान्य है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था मेरे भाई, इन्होंने कहा था, चल क्यों नहीं रहा है भाई, चौके, इन्होंने कहा था कि मूल ढांचे में नहीं होगा, मूल ढांचा में संशोधन नहीं होगा भाई। ठीक है, आप कहोगे सर मूल ढांचा क्या है, जैसे प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा तो अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष है, अवसर की समानताओं में धर्म अभिवृद्धि, यानी कुछ ऐसे शब्दावली हैं, वो उसमें संशोधन नहीं होगा। तो मूल ढांचा तय कौन करेगा, तो मूल ढांचा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, वैसे आप कर सकते हो बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो केशवानंद बनाम भारत संघ ने यही कहा था 1973 में, आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 ईस्वी में, इन्होंने भी यस कहा था बिल्कुल संशोधन कर सकते हो, लेकिन मान यही है हमारा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, बाकी आप संशोधन कर सकते हो। और संशोधन हुआ भी है
संशोधन हुआ भी है, जैसे आपने देखा होगा 21A को जोड़ा गया था ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और भी कई सारे खंड जोड़े गए हैं ऐसी प्रकार से, तो कह सकते हैं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे समानता का अधिकार। किसकी बात करेंगे? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक देखेंगे। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कैसे कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14। किसकी? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 की बात करेंगे और देखेंगे भैया, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को बोल सकते हैं अपवाद में रखा हुआ है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पावर दी गई है, उनकी भी बात करेंगे। जो अवधारणा है, जो विधि के समक्ष समानता है, ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा फैक्ट हमें याद रखेंगे, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, ये प्रश्न याद रखेंगे, ये अमेरिका से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। कौन सा? विधि के समान संरक्षण। जब संरक्षण की बात आएगी तो अमेरिका लगा के आएंगे, और समानता की बात आएगी तो ब्रिटेन लगा के आएंगे। हम ये कह सकते हैं एक बार में कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजरों में समान माना जाएगा, सिंपल सा। लेकिन कुछ लोग इसमें अपवाद है मेरे भाई, कुछ लोग क्या है इसमें अपवाद है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 361 के तहत। जैसे नंबर 1 पर लिखा है राष्ट्रपति या राज्यपाल का अगर कार्यकाल चल रहा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल पर है, तो उनकी कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या कारावास नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी कांड कर दे। लेकिन जब तक वो पद पर है ना, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। सिंपल समझो, किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो अपने पद पर है, यही लिखा हुआ है। और ना ही कोई न्यायालय उनको कोई संबल वगैरह या कुछ सम्मन वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकता, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा है मेरे भाई? लोगों के बीच उनकी प्रकृति, योग्यता, परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति, शिक्षा, आयु, संपत्ति के आधार पर अगर न्यायालय चाहे तो उनके बीच में विभेद कर सकता है। अभी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। अब इन्होंने कहा कि हाँ भाई असमानता हो सकती है, प्रकृति, जन्म स्थान, शिक्षा या जो भी है। तभी कहते हैं भारत का जो संविधान है ना, वो कठोर भी है और लचीला भी है। एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से खींच लेता है, यही तो संविधान है भाई। ठीक है, संविधान भारतीय कैसा? कठोर भी है और लचीला भी है। यानी इन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल विभेद कर सकते हैं इनके आधार पर। तीसरा फैक्ट मैंने यहां पर लिखा है, सांसद हो या विधायक हो, एमएलए हो या एमपी हो, वो भी अगर कार्यकाल उनका चल रहा है तो कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई प्रकार की गिरफ्तारी, कारावास नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है। तो 14 में मैंने बताया विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर संरक्षण पूछा जाएगा तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को यहां पर पावर एक्स्ट्रा दे रखी है, जैसे आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में पावर है कि जब तक पद पर रहेंगे कोई उनको टच नहीं कर सकता। सांसद हो, एमएलए हो, उनको भी कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, यहां लिखा है प्रत्येक व्यक्ति समान है, लेकिन असमानता भी हो सकती है। किसके द्वारा? ये डाटा लिखा है इसके द्वारा। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, है ना। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो सुनो, राज्य धर्म, किसी जाति के हो आप, कोई भी जाति हो सकती है आपकी, किसी लिंग, लड़की हो या लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी भी जन्म स्थान पर आपका जन्म हुआ है, चाहे लद्दाख में हुआ है या कन्याकुमारी में या अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में, सब प्रत्येक व्यक्ति समान माना जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। किसी भी लिंग के हो, किसी भी धर्म, किसी भी जन्म स्थान पर आपका जन्म हुआ है, आप बिल्कुल समानता मानी जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है। जैसे तालाब में, कुआं में पानी भरना, सड़कों पर चलना, स्नान घाट पर स्नान करना आदि में किसी भी प्रकार को वंचित नहीं किया जाएगा। पहले के लोग, आपको पता है, जो शूद्र जाति के होते थे, वो किसी तालाब में नहा लेते थे या किसी घाट पर नहाते थे, तो वहां पर ब्राह्मण लोग नहीं नहा पाते थे, कहते थे ये घाट गंदा हो गया।
तो उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे स्नानागार हो, चाहे तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी हो। पहले लोग कुएं से पानी भर लेते थे, निचली कास्ट वाले, तो वो कुआं कहते खराब हो गया, है ना, ये चीजें हैं। तो इन्होंने कहा था भैया ऐसा कोई विभेद नहीं होगा, कोई कहीं भी जाए, कहीं बैठे, कहीं रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रत्येक व्यक्ति समान है। 15 कहता है। लेकिन यहां भी अपवाद देखा गया है भैया, यहां भी अपवाद देखा गया है कि महिलाओं को हम स्पेशल पावर दे सकते हैं, बच्चों को, एससी को, एसटी को, दुर्लभ वर्ग के पक्ष में हम विभेद कर सकते हैं मेरे भाई। अभी इन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब इन्होंने कहा हम विभेद भी कर सकते हैं। सारी बातें आ गई ना, तब भी कहते हैं भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, 15 का 4 क्या कहता है? राज्य चाहे तो, राज्य का मतलब यहां देश से है, राज्य चाहे तो शैक्षणिक के आधार पर, शिक्षा के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक यानी प्रवेश में आरक्षण, संस्थानों में प्रवेश पर उन्हें आरक्षण दे सकता है। सिंपल सा समझिएगा, देश चाहे या यहां पर राज्य लिखा है, राज्य चाहे तो जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग हैं जो, उनको एडमिशन के लिए आरक्षण दे सकता है। एडमिशन के लिए कहां पर? शिक्षा के क्षेत्र में, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और भी कहीं पर, यह बताया गया है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 16। क्या आर्टिकल 16 की बात करेंगे? यहां बताया गया है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में समानता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। कोई भी जॉब के लिए फॉर्म आता है तो सबके लिए समानता है, लेकिन बाद में आरक्षण दिया जाता है, वो मैटर अलग करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए समानता दी गई है आर्टिकल 16 या 16 के द्वारा। इसको याद रखेंगे, आप किसी भी जाति के हो, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपका जन्म लद्दाख में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में या कहीं भी, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी कारण। ये 16 कहता है नौकरी के मामले में, गवर्नमेंट जॉब के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। उसके बाद बात करें हम, इसमें भी कुछ अपवाद दिए गए हैं, जैसे संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। अब देखो, हर किसी में अपवाद मिलेगा तो फायदा क्या आर्टिकल का? फिर हर किसी में अपवाद मिलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। ये कहा गया कि संसद अगर कोई कानून बना दे और कह दे कि लो, छोटा सा कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं भोज है, या मान लेते यूपी का कोई जिला है, या कोई भी, सिक्किम मान लेते हैं, तो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में रोजगार की शर्त भी बना सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक नौकरी दे दो भैया। ऐसा कर सकता है संसद, ऐसा कर सकता है, ये लिखा हुआ है। कहा है किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकता है कि रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। ये संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकता है। नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जो पिछड़े वर्ग है ना, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तीसरा है, धार्मिक संस्था में संबंधित पद और धर्म विशेष के अनुयायी के लिए आरक्षण किए जा सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में आरक्षण दिए जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। चौथा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो यहां पर अपवाद भी है, यहां भी अपवाद है, 14 में भी अपवाद था, 15 में भी अपवाद है, हर किसी में अपवाद देखने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, हमने आर्टिकल 15 पढ़ लिया कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने आर्टिकल 16 पढ़ लिया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 पढ़ लिया, अस्पृश्यता का अंत, 18 पढ़ लिया, उपाधियों का अंत, हो गया। नहीं मेरे भाई, प्रश्न कभी कभी अंदर से भी पूछ लेता है। अब मान लो फिर अंदर से पूछ लिया, फिर कहां भटकते घूमोगे। इसलिए एक ऐसा चैनल पकड़ो जहां पर आपका जीके, जीएस एकदम तगड़ा हो जाए, किसी भी एग्जाम में बैठो तो धुआं मचा दो। तो वही है सीरीज। उसके बाद 16 का 4 कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। 16 का 4 क्या कहता है मेरे भाई, और 16 का 4 का ए क्या कहता है, दोनों में अंतर है। आओ देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले कहता है 16 का क्लॉज 4, राज्य सरकार सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों पर आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है।
जो पिछड़े वर्ग है उनकी नियुक्ति के लिए और पदों के लिए भी आरक्षण दे सकती है, नियुक्ति और पदों के लिए। ये 16 का क्लॉज 4 कहता है। 16 का क्लॉज 4 सब क्लॉज ए क्या कहता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में पद उन्नति के मामलों में आरक्षण दे, पद में जो उन्नति के लिए आरक्षण दे सकती है। तो हम ये कह सकते हैं आरक्षण की बात की जा रही है दोनों में, लेकिन अंतर है दोनों में। ऊपर पिछड़े वर्गों के लिए बता रहे हैं, यहां पर एससी और एसटी के पक्ष में बता रहे हैं। समझ में आ गया? चलो, अगर प्रश्न आएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया कब और किसकी सिफारिश पर, तो हम ये कह सकते हैं 1953 में किया गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। प्रश्न आया हुआ है। इसे कलेलकर आयोग भी कहते हैं कि वो कलेलकर पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न हो गया दूसरा। 1979 में सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी भैया, मोरारजी देसाई की सरकार थी और बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो दूसरा वाला था ना, वो मोरारजी देसाई की सरकार में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, इसलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस आयोग में 3743 जातियों की सूची थी और ये सब पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो मंडल आयोग ने इसे अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी बताया। अब बताओ ओबीसी में पता है कितनी आती हैं? 3743 जातियां आती हैं और हमें 2-4 ही पता है ना? तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। फिर प्रश्न आएगा 1990 ईस्वी में मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू कर दिया गया और ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की गई। कब? 1990 ईस्वी में। किसकी सरकार थी? तो आप कहेंगे विजय विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी, वो पीएम थे। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया जाता है वो कब दिया गया? बहुत आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। हुआ था या नहीं? बिल्कुल हुआ था। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि आर्थिक रूप से जो दुर्लभ वर्ग है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा और यह संशोधन में अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया। अब आप कहोगे सर 2019 में 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया था, इसमें क्या था? आओ भैया ये भी देख ले। आप घबराना नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे, ये तो आता ही नहीं एग्जाम में। मेरे भाई प्रश्न आता है ना तो हम पता क्या कहते हैं, यार पता नहीं कहां से पूछ लिया यार, पूरा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पढ़ के गए थे, प्रश्न आया ही नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ एक बार मेरे कहने सिर्फ एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लो। मैंने कुछ मैराथन कराई है भाई, अगर वो मैराथन करके आप जाते हो ना, कोई से भी एग्जाम में आप बैठ जाना, तो मैंने बोल दिया 80 से 90% जीएस वो कवर कर देगा। और ना करे ना तो कमेंट नीचे खुला, कोई एग्जाम देके तो आना, लेकिन उसको पढ़ के जाना बस। ठीक है, उसके बाद 15 का 6 देख लेते हैं और 16 का 6 देख लेते हैं। 15 का 6 में यह कहा गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं ना, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। कहां पर? शैक्षणिक संस्थानों में। किसमें? 15 का 6 ऐसे याद रखोगे। 15 का 6 में क्या है? तो आप कहोगे भैया शिक्षा संस्थान में 10% आरक्षण दिया जाएगा। किसको? ईडब्ल्यूएस वालों को। 16 वाले में क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले ईडब्ल्यूएस को क्या हुआ? सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात की गई। यहां पर सरकारी नौकरी की बात की गई है और यहां पर शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। इसको हमको देखना है। केवल आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात की गई है। देखो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला डिफरेंट कि यहां पर शिक्षण संस्थानों में बात की गई है, यहां पर सरकारी नौकरियों में बात की गई। बात 10% आरक्षण की गई है। चलो ये हो गया। आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूंगा तो 17 बहुत आता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। छुआछूत क्या होता है? संविधान में केवल ये बोल दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। संविधान में ना इसकी परिभाषा और दंड का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं लिखा। संविधान में परिभाषा और दंड का प्रावधान संसद ने कानून बनाकर किया है। अगर आप किसी का छुआछूत करते हो, उसे घिनाते हो, गाली देते हो, अपमान सूचक शब्द कहते हो, तो कैसे सजा होगी, ये सारी बातें आज करने वाले।
आपने केवल आज तक इतना ही पढ़ा है, अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा है कि भाई संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया था, ठीक है, बनाया था, और उसके आधार पर या इसी का जो 55 में बनाया था ना, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। कब? 1976 ईस्वी में। पहली बात हो गई। दूसरी, अगर मैं बात करूं कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे जो अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर उसको गाली वगैरह भेदभाव वगैरह करते हो तो आप अस्पृश्यता माने जाओगे। जैसे जाति के आधार पर आप उसको गाली वगैरह या अपमान सूचक शब्द कहोगे, जाति के आधार पर उससे संपर्क नहीं करोगे कि भाई तू हट जा, तेरा बदबू आ रहा है शरीर से, तू यहाँ से निकल जा, मारोगे, ये सब वगैरह नहीं होगा। बैठने से इनकार नहीं करोगे, ट्रेन में जा रहे हो और आपके बगल में कोई शेड्यूल कास्ट वाला बैठ गया, शरीर से उसकी स्मेल आ रहा है, तो आप कहोगे भैया इधर हट जा, बदबू आ रहा है तेरे से, वगैरह वगैरह। सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश पर रोक, कोई भी सरकार के द्वारा कोई स्थल बनाया गया है, उस पर आपने लिख दिया कि भैया यहाँ पर निचली कास्ट वाले लोग नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। पहले के लोग आटा चक्की पर जाते थे, जो निचली कास्ट के लोग होते थे, कोई उसका आटा नहीं मतलब गेहूं वगैरह नहीं पीसते थे, ये कुछ नहीं, आटा चक्की वगैरह पे ये काम नहीं होता था। तो उन्होंने कहा था कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो आप इसके अंतर्गत आओगे, और जब इसके अंतर्गत आओगे तो आपको क्या सजा दी जाएगी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले के लोग बाल नहीं काटते थे निचली कास्ट वालों के, कि भैया आप तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, तुम बहुत ही बेकार किस्म के व्यक्ति हो, आपका शरीर से बदबू आ रहा है, हट जाओ यहां से, गंदगी है, ये वगैरह वगैरह। इतिहास, दर्शन, धर्म के आधार पर अस्पृश्यता को सही ठहराना। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया इतिहास में तो ऐसा लिखा था, प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो इसके साथ आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। मान लो आपने किसी को गाली दे दिया जाति के आधार पर, तो क्या होगा, तो पहली बार अगर आपने गाली दिया है तो 1 माह से 6 माह तक का कारावास हो सकता है, 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना। तो आप तो कहोगे सर जुर्माना तो मैं चुटकी में दे दूंगा, ये तो मेरा रोज का खर्चा है इतना। भाई उस समय 1976 में सोचो ये कितना रुपए होता होगा, 100 और 500। अगर दूसरी बार वही गलती आपने कर दी, फिर से गाली दे दिया, तो 6 महीने से 1 साल तक का कारावास हो सकता है, कारावास, और 200 से 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तीसरी बार कर दोगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बस। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में अस्पृश्यता को लेकर। तो उसने मान लो पूछ लिया आप अस्पृश्यता को कैसे ठहरा सकते हो, तो ये ऑप्शन आएंगे मेरे भाई, समझ रहे ना, क्योंकि हमेशा लेवल बढ़ेगा, कम तो होता ही नहीं है, एग्जाम का लेवल बढ़ता ही रहता है, तो हम उसी लेवल की तैयारी करेंगे। चलो 18 में बात करेंगे उपाधियों का अंत। उपाधि, लेकिन अपवाद में सैनिक की उपाधि दे सकते हैं, शैक्षणिक उपाधि दे सकते हैं। उपाधि का मतलब है पहले के लोग बहुत तगड़ी तगड़ी उपाधियां धारण करते थे, उससे क्या होगा, मानव जाति में एक अलग सा प्रभाव देखा जाएगा कि भाई उसका उपाधि इतना तगड़ा है तो व्यक्ति भी बहुत तगड़ा होगा। तो इसके लिए तो एक केस भी आया था, तब बालाजी राघवन केस 1996 में आया था। इन्होंने ये कहा था जो आप भारत रत्न देते हो, क्या भारत रत्न देते हो ना, बिल्कुल देते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री वगैरह, ये सारे जो देते हो तो ये भी तो एक प्रकार की उपाधि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था नहीं भाई, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, हम आपको सम्मान देते हैं, भारत रत्न देते हैं। तो इस केस में याद रखेंगे ये किससे, ये केस, तो प्रश्न आएगा ये बालाजी राघवन केस किससे संबंधित है, तो आप कहोगे उपाधियों से संबंधित है। तो ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राजश्री वगैरह जो दिए जाते थे पुरस्कार, उनको ये गलत ठहरा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया ये क्या है, ये पुरस्कार है, और उपाधि जो टाइटल है उनके लिए मना है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहा है और वहां के खुश हो गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उनको उपाधि देना चाहते हैं कोई तगड़ी वाली, तो क्या उपाधि ले लोगे? नहीं। सबसे पहले अगर भारत के नागरिक हो तो भारत में पहले पूछोगे राष्ट्रपति जी से कि वहां पर एक उपाधि दिया जा रहा है, क्या हम वो ले लें? वो कहेंगे ले लो, तो लेना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा आप उपाधियां ले सकते हो विदेशी राज्य की या नहीं लोगे, इसको भी हमको साथ में देखना है। तो हमने समानता के अधिकार को बहुत आसान तरीके से समझा। अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, ये हमको स्वतंत्रता देगा भैया,
किस किस प्रकार की देगा, आओ देख लेते हैं। आर्टिकल 19 देता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। जैसे नंबर 1 देता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है इसी के द्वारा। और इसी में ये लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस बोलता है ना, प्रेस माइक लगा के पहुंच जाते हैं, भाई साहब बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो ये स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है। और सूचना का अधिकार जो 2005 में पारित हुआ था, आरटीआई, सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये भी हम बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा शांति का अधिकार, शांति से जीने दो भैया। मौन का अधिकार, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई अच्छा व्यक्ति, तो हम कहते हैं 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन धारण करिएगा, तो ये किस आर्टिकल के तहत में आता है मौन धारण करना, तो वो भी हम बता सकते हैं। और जो निजी भवन होते हैं, खुद के जो घर होते हैं, उन पर हम तिरंगा को लगा सकते हैं, स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है, तो यही आर्टिकल देता है, याद रखेंगे, ठीक है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी यही देता है। तो हमने केवल एक देखा, ये 19 का क्लॉज ए हम कह सकते हैं। कहीं कहीं का भी लिखा होगा, इसकी जगह खा भी लिखा होगा, गा, घा, अड़ा, च, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है, ये अलग अलग है। 2 में देता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करना। आपको की कोई कामना है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप सम्मेलन कर सकते हो सरकार के द्वारा, लेकिन शांतिपूर्वक, हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल का कोई चर्चा नहीं किया गया फंडामेंटल राइट में। आप भूखे हड़ताल नहीं कर सकते, आप सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? 19 का 2। 3 में क्या है? संघ, संघ या संगठन बनाने का, आप संघ बना सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, संगठन बना सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, लेकिन 2 लोग संगठन नहीं बना सकते, एक तो सैनिक और दूसरी वैश्याएं। ये लोगों को मना कर दिया गया है कि आप लोग संगठन नहीं बना सकते, बाकी कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है, तो याद रखेंगे। चौथा कहता है कि बिना बाधा के पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, पूरा स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि वीजे की जरूरत पड़ेगा, हम किसी राज्य में जा रहे हैं थोड़ा टैक्स ज्यादा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत में आबाद रूप से बिना बाधा के घूम सकते हो। 5वां कहता है घूमते घूमते आप कोई जगह पसंद आ जाए तो वहां आप निवास भी कर सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, मकान ले सकते हो, जगह ले सकते हो, रह के रहने लगो, ये 5वां कहता है। 6ठा कहता है जब आप रहने लगे हो ना, तो व्यवसाय तो करोगे ना, तो 6ठा कहता है व्यवसाय की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। कोई भी का मतलब है कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं राज्य में दारू बंद है और हम क्वार्टर सप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया यही तो व्यवसाय है हमारा, ऐसा नहीं चलेगा। आपने कसाई खाना खोल लिया और कह रहे भाई यही तो व्यवसाय है हमारा, ऐसा नहीं चलेगा। आप गांजा का स्मगलिंग कर रहे हो, कह रहे भैया 2-4 लाख कमा लेते हैं एक ही बार में, तो ये तो हमारा धंधा है भैया, रोज है, रोजगार है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन लिमिट से भाई, लिमिट से बाहर नहीं। तो ये स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 20 देखते हैं। 20 में है अपराधों के लिए 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध कर दिया तो भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। अपराध हो गया आपसे गलती से, या ये लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ये लिखा है, आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, आप अपराधी हो गए। अपराधी होने के बाद आपको सजा मिलेगी, और सजा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है सजा 2 बार मिलेगी। इसे मान लो हमने 2 कत्ल कर दिए, 3 कत्ल कर दिए, तो आपको 3 बार सजा मिलेगी? नहीं, आपको एक ही सजा मिलेगी और एक ही बार मिलेगी। और जो उस समय कानून होगा ना, उस कानून के अकॉर्डिंग मिलेगी। मान लेते हैं कत्ल कर दिया आपने, किसी को मार दिया, 2 महीने की सजा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 महीने का सजा है, आपने कत्ल कर दिया 3, तो क्या 6 महीने का होगा? नहीं, 2 ही महीने का होगा। यही लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा, कोई व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो आपने कत्ल कर दिया, पुलिस पकड़ के लेके आई और डंडे डंडे बजाने लगा, तो पूछता है बता ये तूने ही किया है, बता ये कत्ल तूने किया है, कैसे किया है। तो आप डर की वजह से अगर वहां बता भी देते हो हाँ मैंने किया है, आप अपना भी लोगे, उसके बाद जब कोर्ट में पेश होगे तो वहां अपनी बात भी कह सकते हो कि मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया था, वो बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। हम सिंपल सा समझिएगा, जैसे पुलिस ने मार दिया ना तो किया नहीं होगा ना, तब भी हाँ भैया कर दिया, पता लगता है पटा कितना तगड़ा होता होगा भाई। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी। उस समय आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जब जाओगे तो सच्चाई बोल दो, तो आपका काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब अपराध आपने किया है तो उसके लिए भी आपको संरक्षण दिया जा रहा है। एक आप कितनी भी कांड करोगे तो एक ही सजा का प्रावधान है, जो उस समय सजा होगी उसी प्रकार की सजा दी जाएगी। 21 है। बात करते हैं 21 की। 21 में कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक एटीट्यूड के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21, है ना, सबसे बड़ा आर्टिकल 21। पासपोर्ट रखने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है भाई। विदेश में जो घूमते हैं ना, पासपोर्ट बनाते हैं विदेश में घूमने जाते हैं, वो कौन सा आर्टिकल है भैया? विदेश में यात्रा करने का अधिकार यही देता है। रोजी रोटी का अधिकार भी यही देता है, जो रोजी रोटी आप कमा रहे हो यही भी अधिकार यही देगा। और याद रखेंगे निद्रा का अधिकार, भाई सोने दो भाई, निद्रा का अधिकार। आप फुटपाथ पे सो रहे हो, कोई आपको लात मार के भगाएगा नहीं, ये अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, निद्रा का अधिकार है। फुटपाथ पे बहुत सारे लोग सोते हैं, जैसे मान लो कोई सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन के दौरान रात में सब लोग सो रहे हैं, तो पुलिस ऐसा नहीं कि डंडा लेकर आएगी सबको मारेगी, ऐसा कुछ नहीं। सुबह को बात करेंगे, रात को सोने दो। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है भैया। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज कराना, समय पर। सरकारी हॉस्पिटल में आजकल जा ही कौन रहा है भाई सरकारी हॉस्पिटल में, सबको प्राइवेट चाहिए भाई। क्या चाहिए? प्राइवेट हॉस्पिटल। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो टॉप के हैं, साधन नहीं मिल पाते हैं, क्या करें वो भी भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी में आप जब जाते हो तो वहां पर देखते हो बहुत सकरे सकरे से मैदान है, सकरे सकरे से मैदान के बगल में पतली पतली से सड़कें हैं, सड़कें ना होकर गड्ढा फड्डा है, तो उनके लिए सड़क का निर्माण भी कर सकती है। इच्छा अनुसार जीवन, इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार, ये बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। एटीट्यूड तो है ही है, और अपना जो भी इच्छा है जिससे भी, लेकिन एज पूरा हो गया होना चाहिए 18+। तो इच्छा अनुसार जीवन साथी भी चुन सकते हो आर्टिकल 21 के द्वारा। एक बार IAS में पूछा गया था प्रश्न कि किस आर्टिकल के तहत इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है मेरे भाई, चुन सकते हो, लेकिन ये याद रखना लड़की आपकी बोले। आपकी मतलब जब मान लो पुलिस के सामने गई और उसने कहा ठीक है हम इन्हीं के रहेंगे, गलती से वहां बदल ना जाए, अगर बदल गई ना तो जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। एक केस आया था पट्टा स्वामी केस 2017 में, उसी ने कहा था राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। एक केस आया था शांति बहनी केस 2018 में, इसी में कहा गया था कि आप इच्छा अनुसार जीवन साथी चुन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल चुन सकते हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन लड़की बस आपका ही कहे, ऐसा नहीं कि माँ बाप की कहने लगे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। आर्टिकल 21 का ये क्या होता है, इसमें क्या कहा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकेगी सरकार, और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, हिरासत और नजरबंदी में संरक्षण दिया जाएगा। यानी जब गिरफ्तार आप होगे ना, कोई कांड आपने कर दिया, जैसे मान लो हमने 20 में अपराध कर किया था, आर्टिकल 20 में क्या था अपराध, 21 में हमने अपना जीवन जिया, और 22 में हम गिरफ्तार हो गए, ऐसे भी याद रख सकते हो। 22 में क्या होगा, गिरफ्तार हो गए, तो 22 में क्या है, गिरफ्तारी, हिरासत और नजरबंदी, संरक्षण। इसमें क्या होता है, जब आप गिरफ्तार होगे तब भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। कैसे? सबसे पहले कोई गिरफ्तार करने आएगा, कोई पुलिस वाला, तो सबसे पहले गिरफ्तार करने आए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताएगा। लेकिन आजकल तो जब पुलिस को देखता है कोई मुजरिम तो ऐसे फरार होता है जैसे कि 9-2-11, पता ही नहीं लगता कि भाई था या नहीं था यहाँ पर। तो ये है, तो कोई भी पकड़ने जाएगा तो सबसे पहला काम होगा वो कारण बताएंगे कि भैया आपने ये वाला कांड कर दिया,
आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, उसे अपने मनपसंद वकील, आप गिरफ्तार हो गए, वो ले गया थे, अपने मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार है। कोर्ट के आप अंदर जेल में हो तभी वकील जाएगा और पूछेगा भाई सच सच बताओ ये तुमने किया है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। 1 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा, 50 लाख, वो मामला ट्राई कर लेते पहले ही, है ना। ये ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, 24 घंटे के भीतर ही भीतर। लेकिन इसमें आने जाने का जो समय लगता है ना, और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। मान लेते हैं कोर्ट और जहां पर थाना है दोनों में डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है और आने जाने में 4 घंटा निकल जाता है, मान लो, तो 4 घंटा आने में और 4 घंटा जाने में, या 4 घंटा ही मान लो, तो वो 4 घंटा 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। सिंपल समझो, आने जाने का रास्ता और अवकाश का दिन शामिल नहीं होता है 24 घंटे में। याद हो गया। तो हमने 20 में अपराध किया, 21 में हमने एटीट्यूड के साथ जीवन जिया और 22 में हम गिरफ्तार हो गए। सही है, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में हम देखेंगे। शोषण, यहां पर शोषण की बात होगी भैया, तभी तो शोषण लिखा है। जैसे अनुच्छेद 23 कहता है इसमें मानव का दुर्व्यापार, मानव का शरीर का व्यापार नहीं किया जाएगा। पहले के बाजार लगते थे, मानवों के गुलाम खरीदे जाते थे, तो अब बाजार नहीं लगेगा, बाजार में सब्जियां बिकेंगी, मानव नहीं बिकेगा। ये क्या, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, वैश्यावृत्ति नहीं होगी, और बलात् श्रम पर रोक लगाएगी। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जाएगा, मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है भैया। लोग क्या कहते हैं, आपको ले गए मजदूरी के नाम से और गाली फकरी देके आपसे काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बिंदास होके काम कीजिए, एटीट्यूड के साथ। मानव का दुर्व्यापार का मतलब है वैश्यावृत्ति, जो कोठा वगैरह चल रहा है वैश्यावृत्ति, जो अपना शरीर को बेचकर पैसा कमा रही है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी चल रहा है धमाकेदार। देवदासी आज भी है भैया, देवदासी बहुत जगह दक्षिण भारत में और कई जगह क्षेत्रों में मंदिरों में देवदासी देखा गया है, कई जगह आश्रमों पर देखा गया है। तो ये है लेकिन गुपचुप मामला है, यही वैश्यावृत्ति है लेकिन सब गुपचुप मामला चल रहा है, ठीक है। बेगार का मतलब एक शब्द मिलेगा आपको, बेगार। बेगार का अर्थ होता है पर्याप्त मजदूरी, जैसे मान लो हमने काम किया एक दिन, 200 रुपए की दिहाड़ी हुआ हमारा और आपने हमको 50 रुपए थमा दिया, तो उसे कहते हैं बेगार। पर्याप्त मजदूरी दिए बिना किसी व्यक्ति को काम कराने के लिए जबरदस्ती बाध्य करना। 200 रुपए का मजदूरी, 50 रुपए दिया और मुझसे अगर काम करेगा क्यों नहीं करेगा भाई, करेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम बेगार शब्द कहते हैं। कई बार आता है कि बेगार क्या होता है, ठीक है। बलात् श्रम का मतलब क्या है? जो बलात् श्रम ये वाला लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इच्छा ना होने पर भी काम करा रहे, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी तबीयत सही है, मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, लोग कह रहे हैं काम कर भाई, काम कर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कोई कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लास्ट में बताऊंगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाओगे। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था जो 1976 में इसको भी खत्म किया गया था। प्रश्न आएगा बंधुआ मजदूरी व्यवस्था कब खत्म की गई थी, ये याद रखना डेट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, ये डेट याद रखनी है। अपवाद में है कि भाई सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा, जैसे मान लेते हैं आप आर्मी में गए, कोई भी सैनिक में गए और आपकी ट्रेनिंग चल रहा है, सुबह 4 बजे आपको जबरदस्ती उठाया जाता है रनिंग के लिए और बहुत सारी ट्रेनिंग की जाती है, तो आप वहां नहीं ये कह सकते मुझसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है ना, वहां ये नहीं कह सकते कि मुझे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कर सकते। और समाज सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो तो रात दिन नहीं देखोगे, तो ये कहा गया इन दोनों में आपको स्वतंत्रताएं हैं। 24 में अगर मैं बात करूं तो 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो वो कोई भी कारखाना या जोखिम भरे कार्यों में नहीं कर सकता। यानी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा को कारखाना या फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ऐसा होगा या देखा गया तो वो सीज हो जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। ये खान हो गया या जोखिम भरे कार्यों पर नहीं किया जाएगा, बोला गया भैया। नेक्स्ट है भैया, अब बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जानेंगे। ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति भारत में है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो धर्म है, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जो भी है,
प्रत्येक धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मना सकते हो, किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म का आचरण कर सकते हो। और सिख जो धर्म है उनके लिए जो पंच कक्का रखने का जो अधिकार दिया गया है वो भी आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये कुछ प्रश्न आपको याद रखने, और यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। 26 क्या कहता है? प्रत्येक धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन का अधिकार है। नहीं समझ में आया? अब समझोगे। 26 ये कहता है, जैसे मान लो आपका कोई मंदिर है, आप मंदिर के मेन व्यक्ति हो, चेयरमैन हो या पुजारी हो, आप ही कानून बना रहे हो। आपने एक मंदिर बनाया और उस पर आपने कानून बनाया कि मेरे मंदिर में ना तो कोई बेल्ट पहन के आएगा, ना पैंट पहन के आएगा, ना शर्ट पहन के आएगा, केवल धोती और कुर्ता और नंगे पैर आएगा, वो भी सफेद धोती कुर्ता। आपने ये कानून बना दिया। तो आप अपने धर्म के प्रति कानून बना सकते हो, यही बता रहे हैं ये 26 वाला। समझ में आ गया? जो भी धर्म है आपका, अपने धार्मिक, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में हम लोग जाते हैं तो कुछ मंदिरों में चप्पल वगैरह सब में बाहर निकलता ही निकलता है, फिर घंटा बजाते हैं, फिर अपनी मनोकामना लेते हैं, फिर वहां पर कई चीजें होती है कि भैया यहाँ पर बैठो, यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पर हाथ धोना है, यहाँ पर जल चढ़ाना है, ये वगैरह वगैरह की चीजें। तो कहने का मतलब सिंपल सा, हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म के प्रति कानून बना सकते हैं, प्रबंधन बना सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया, किसी मंदिर, मस्जिद, द्वारे, ये वगैरह वगैरह। जैसे कई सारे मंदिरों में कहते हैं कि भैया सर पर कपड़ा डालना बहुत जरूरी है, तो ये रूल है भैया, कर सकते हैं आर्टिकल 26 के द्वारा। लेकिन लिखा है यद्यपि ये विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया जो व्यक्ति आएगा वो मुंडन करा के ही आएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 27 में क्या कहा गया है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय की स्वतंत्रता। राज्य कर के रूप में एकत्रित जो धन होता है, जो टैक्स लेता है या कर जो लेता है, उस टैक्स से पर्टिकुलर एक धर्म के प्रति आप पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये बताया, करों में संदाय की बात की गई है, विशिष्ट, ठीक है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय, पर्टिकुलर एक धर्म को आप टॉप पर नहीं ले जा सकते, ये कह रहा है 27वां। 28वां क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति के बारे में प्रावधान। ये 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, पर्टिकुलर कोई संस्थान होंगे, कोई इंस्टीट्यूट होंगे, कोई कॉलेज होंगे, जो भी है, ठीक। तो 28वां ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। सिंपल सा समझिएगा बस। 25 एक बार रिवीजन, 25 किसी भी धर्म, मतलब किसी भी धर्म जाति किसी के भी होंगे, हर किसी को अपने धर्म के प्रति अपने आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26वां कहता है कि प्रत्येक धर्म वाला व्यक्ति अपने मंदिर या अपना जो भी है आपका, उसके प्रति आप कोई प्रबंधन कर सकते हो। 27वां कहता है कि पर्टिकुलर एक धर्म को आप टॉप पर नहीं ले जाओगे। 28वां कहता है कि शिक्षण संस्थानों में भी क्या मिलेगा? धार्मिक शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। बात करेंगे 29 से 30 की बात करेंगे। इसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, यहां पर शिक्षा की बात करेंगे और संस्कृति, कल्चर की बात करेंगे। देखो आर्टिकल 29 की बात करेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है मेरे भाई? 29 कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, प्रत्येक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबके लिए संरक्षण दिया जाएगा। कैसे दे दोगे? जैसे सभी वर्गों के जो नागरिक होंगे, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी अपनी भाषा चुन सकते हैं, अपनी लिपि चुन सकते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। कोई भी, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग धर्मों का कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, तो याद रखेंगे सब अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। किसी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो पहले कॉलेज में कोई व्यक्ति एडमिशन लेता था या बच्चा एडमिशन लेता था तो रैगिंग किया जाता था ना, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, कि आप भैया मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो, आप जैन हो, आप बौद्ध हो, आप पारसी हो, इस प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 कहता है। कौन सा कहता है? 29। 30 क्या कहता है? 30 ये कहता है
कि आप कोई से भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हो, कोई कॉलेज बना सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी बना सकते हो, कोई स्कूल बना सकते हो, और बनाने के बाद उस पर प्रशासन भी कर सकते हो, उस पर प्रशासन भी कर सकते हो। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 30 कहता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेंगे, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। एक बार फिर बता रहा हूं, सिंपल समझिएगा। अल्पसंख्यक वर्ग वाले लोग कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कुछ बना सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है? अल्पसंख्यकों को लिए आर्टिकल 30 याद रखेंगे 29 और 30 में। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 32। जो मैंने कहा था उपचार करेगा, ये दवाई का काम करेगा ये हमारा। अगर आपका कोई, जितने भी अधिकार मैंने आपको पढ़ाए हैं, कोई भी अधिकार का आपको शोषण हो रहा है, आपका अधिकार कोई खराब कर रहा है या आपका हनन हो रहा है कोई अधिकार का, कोई आर्टिकल का, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे सीधे, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और डायरेक्ट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट जाओगे आर्टिकल 226 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 के द्वारा, सीधे जाकर। और आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से। इन रिट का शाब्दिक अर्थ मैं केवल बता दे रहा हूं, हालांकि लिखा हुआ है आगे नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, मिडमस, परमादेश, प्रोहिबिजन, प्रतिषेध, सर्टरी, प्रेषण, अधिकार पक्ष, क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर चाहिए। शरीर क्या होगा हम आगे देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे परमादेश हो, उत्प्रेषण हो, प्रतिषेध हो या अधिकार पक्ष हो। 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो जब आपका हनन हो रहा है। कैसे करोगे? जैसे सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर को पेश करना। मान लेते हैं आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस वाले ने, या किसी दबंग व्यक्ति ने आपको किडनैप कर लिया। दोनों काम बता रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है लोक अधिकारी, सरकारी अधिकारी और निजी। निजी का मतलब कोई दबंग व्यक्ति है और आपको कैद कर लिया, तो उसके लिए ये रिट दायर की जा सकती है। तो कहेंगे कि भैया 24 घंटे के अंदर अंदर हमको वो व्यक्ति न्यायालय में चाहिए, उसका शरीर चाहिए, शरीर पेश करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझ गए, शरीर चाहिए। किसका? जो आपने किडनैप किया है, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको आदेश देते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ये परमादेश, सॉरी, ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं भैया, हम आदेश देते हैं। ये आदेश किसके लिए होगा? केवल सरकारी अधिकारियों के लिए होगा। ये रिट गैर संवैधानिक विभागों के ऊपर लागू नहीं की जाएगी। जो विभाग संविधान में लिखे हुए हैं उन्हीं विभागों के ऊपर इसको लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। विवेकाधीन जिसके पास शक्तियां हैं उसके भी खिलाफ ये नहीं किया जाएगा। हम आदेश देते हैं कि आप अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लेते हैं आप बैंक गए या कहीं भी गए, आपका सुनवाई नहीं की जा रही है। आप पुलिस स्टेशन गए कोई कांड को लेकर कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो सरकार, तब कोर्ट कहेगा हम आदेश देते हैं आपको ये काम करो, ठीक है ना। लेकिन आप आदेश किसे नहीं दे सकते? राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकते। ये बात कही गई है। तो ये सरकारी व्यक्ति के लिए है जो काम नहीं कर रहा है, काम चोर है, उसके लिए। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों का मतलब लगभग एक ही है, हम इसको समझते हैं। इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना, प्रतिषेध का मतलब, और उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। आओ इन दोनों को हम एक जगह देखते हैं। चलो, ये जो दोनों रिटें हैं ना, वो न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाएगा, अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, इनके खिलाफ जारी किया जाएगा। ये दोनों रिट, दोनों में अंतर क्या है? जैसे प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है, प्रतिषेध इसकी बात करेंगे, जब कार्यवाही चल रही हो और निर्णय नहीं सुनाया गया है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सुना रहा है और कार्यवाही चल रही है, निर्णय नहीं सुनाया गया, तो इसके द्वारा उसको मना या रोका जा सकता है कि भाई रोक दो।
तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो प्रतिषेध रिट के द्वारा उस कार्यवाही को तुरंत रोक दिया जाएगा, तुरंत। अब मान लो रोक दिया तो काम सही है। मान लो नहीं रोका और उसने फैसला सुना दिया, उसने फैसला सुना दिया, तो क्या होगा? जबकि उत्प्रेषण रिट निर्णय सुनाए जाने के बाद जारी की जाती है। मान लेते उसने फैसला सुना दिया, तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो उत्प्रेषण। तो कहेंगे भैया वो प्रमाण दो जो आपने फैसला सुनाया है, हमको सूचना दो, आपने किस बेस पर इसको निर्णय सुना दिया, तो वगैरह वगैरह। तो सीधे हम कह सकते हैं प्रतिषेध रिट का मतलब होता है जारी कार्रवाई को रोकने का काम करती है, और उत्प्रेषण रिट का काम होता है निर्णय या कार्रवाई रद्द किया जाएगा उसके लिए किया जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, जब भी एग्जाम में प्रश्न देखोगे तो केवल शाब्दिक अर्थ, और नपोर सपोर आपको याद करने की जरूरत नहीं, सब सिर्फ शाब्दिक अर्थ, ठीक है। उसके बाद अधिकार पक्ष क्यू वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। जैसे मान लेते हैं आजकल आपने अखबार निकालते होगे हर महीने 15 दिन में कि भैया ये फर्जी दरोगा मिल गया, फर्जी आईपीएस आईएएस इतनी साल से नौकरी कर रहा था, तो वही इसी के लिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके बगल में है, आपके आसपास गांव में, आपके शहर में है, और वो दरोगा नहीं है, फिर भी दरोगा की वर्दी पहन के घूम रहा है, तो उसके खिलाफ क्यू वारंटो लगेगा। उससे पूछा जाएगा कि भैया कि जो अवैध रूप से किसी सार्वजनिक या लोक पद को धारण करने के खिलाफ जारी की जाएगी, कोई भी और इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। जैसे मान लो आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे जानना है कि ये व्यक्ति दरोगा कैसे बना, तो आप ये जारी कर सकते हो। किसी प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। जैसे प्रसाद पर्यंत का मतलब है किसी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है, तो ऐसा नहीं कि आप राज्यपाल के खिलाफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्रसाद पर्यंत पद होंगे उनके खिलाफ बता रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस पद पर किस अधिकार से हो मुझे बताओ, यही तो है इसका शाब्दिक अर्थ, किस अधिकार से हो आप इस पद पर, मुझे बताओ आपका कितना मेरिट लगा, कितना नंबर आया था। तो जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, उनके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, क्यू वारंटो वाली। आर्टिकल 33 कहता है मेरे भाई कि संसद को ये अधिकार है, क्या अधिकार है? संसद को ये अधिकार है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी वगैरह जितनी भी हैं, उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर सकता है या कम कर सकता है। मौलिक अधिकारों को किनके? तो याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। 34 की अगर मैं बात करूंगा तो आपने मार्शल लॉ का नाम सुना होगा, जिसे हम सैनिक कानून भी कहते हैं। लागू हो तो मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। जिस एरिया में सैनिक कानून लागू है वहां पर मौलिक अधिकार कम हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे सैनिक कानून क्या होता है सर जी? जैसे मान लेते हैं आपके गांव में, आसपास में या मोहल्ला में कोई कांड हो जाए, आतंकवादी घुस जाए कोई कारणवश, और वो एरिया को किसके अधीन कर दिया? वो सैनिक के अधीन कर दिया कि भैया ये पुलिस की बस की बात है नहीं, ये सैनिक के अधीन वो क्षेत्र को कर दिया। अब सैनिक के अधीन उस क्षेत्र को कर दिया तो सैनिक जो कानून बनाएंगे उसी को सैनिक कानून कहा जाता है। तो उस एरिया में मौलिक अधिकार को कम कर सकते हैं, यही बताया गया है। यदि कोई क्षेत्र में घोर अशांति का शिकार हो जाए तो उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में कर दिया जाता है, या उस क्षेत्र में सेना की शक्ति बढ़ा दी जाती है, इससे संबंधित कोई कानून बनाया जाएगा, उसे सैनिक कानून कहते हैं। यही मैंने आपको बताया, समझाने में कोई दिक्कत तो थोड़ी है। ये था भैया, एक और लास्ट पे बचा हुआ है हमारा आर्टिकल 35। मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में, मौलिक अधिकार में जो कानून बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट करेगा भैया। आर्टिकल 79 में है संसद का गठन। उसके बाद कुछ देख लेते हैं, मौलिक अधिकार का निलंबन भी किया जा सकता है, कैसे? जैसे आर्टिकल 358 कहता है भाई, अगर कभी भी कोई युद्ध छिड़ जाए, क्या हो जाए? कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई अशांति का कारण बन जाए, तो आर्टिकल जो 19 है ना, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कोई भी कांड हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए या कोई ऐसा कांड हो जाए, तो सबसे पहले जो आर्टिकल समाप्त होता है ना, वो आर्टिकल 19 हो जाता है। तभी आपने देखा होगा, जैसे कहीं युद्ध चल जाएगा और मान लो आर्टिकल 19 नहीं खत्म किया, तो प्रेस वाले पहुंच जाएंगे आपके पास में कि बताओ भैया कितने लोग मारे गए वगैरह वगैरह।
तो इसलिए आर्टिकल स्वतः ही समाप्त हो जाता है, भैया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 359 में यह कहा गया है कि युद्ध या बाह्य युद्ध या सैनिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो सभी या किन्हीं मूल अधिकारों का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। सिंपल समझिएगा, यह आर्टिकल यह कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगे या कोई युद्ध हो जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो आपके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है या निलंबित कर सकता है, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी निलंबित नहीं होंगे, बाकी टोटल मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। वो दो कौन से हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं कर सकता, और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था पूरा मौलिक अधिकार का एक शानदार सा लेक्चर, हमने 1 घंटे में इसको कंप्लीट किया होगा, और इस प्रकार से मैंने आपको बताया अगर इसको आप कर लेते हो, कोई भी एग्जाम स्टेट पीसीएस का हुआ, यूपीएससी प्री का हुआ, चले जाना, आपका प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और बाकी तो छोटे छोटे एग्जाम तो मेरी जो कहानी मैंने बताया ना, ऐसे ही जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा आप जरूर देखिएगा, वो केवल विधि के समक्ष समानता, उपाधियुकांत, अस्पृश्यताकांत पथ हो गया, हमने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपके जहन में डाल सके चीजों को। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा मैं ये भी आपको बता देता हूं। पीडीएफ के लिए आपको गूगल या क्रोम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है gsbhaivishnusar.com। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर साइन अप करने के बाद नोट्स ऑप्शन मिलेगा, वहां पर चले जाना। अगर आपको नोट्स ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम पर को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल है हमारा GS by विष्णु सर, वहां पर कमेंट कर सकते हो आप, वहां कमेंट करके भी बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी अपनी ही बात है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो शानदार तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताया करो भाई, मोटिवेट होता हूं मैं खुद को और लगता है कि भाई और तगड़ा कुछ लेके आऊं आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।